अब आगे बात करते हैं ईसीजी की। अब ईसीजी के अंदर क्या है, ईसीजी के अंदर तुम लोगों को तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो तुम लोगों को एक बेसिक मैं दिखाता हूँ कि नॉर्मली तुम्हें ईसीजी कैसा दिखता है, वो तुमने देखा होगा। दिस इज़ ऑन योर स्क्रीन, वो जिसे अपन बचपन से ईसीजी देखते आ रहे हैं वैसा, ठीक है। इसके अंदर नेचुरली एक ग्राफ के बक्सों के अंदर होता है, उसके अंदर बना हुआ होता है। अब उसके अंदर तीन चीज़ें होती है जो तुम्हें समझने की ज़रूरी है। क्या? इसके अंदर हम जो भी वेव्स देखेंगे, जो भी डायग्राम्स देखेंगे, मतलब जो भी इसके अंदर सेगमेंट्स बन रहे हैं, इंटरवल्स बन रहे हैं, छोटे वेव बड़े वेव, उन सब का एक मतलब है। उनके थ्रू अपने कौन से हार्ट के किस पार्ट को वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिलोंग करती है, वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कैसे? इस ईसीजी वेव्स के बारे में तीन चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। पहला तो उसका डिफ्लेक्शन कौन सी तरफ है, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। अब हम जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि भैया हम लोग गैल्वेनोमीटर्स यूज़ करेंगे। गैल्वेनोमीटर्स, अब जैसे मान लो कि ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये ऊपर मेरा निडल है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का ऊपर का जो ग्लास कवरिंग होता है उसे तोड़ देते हैं। उसे तोड़ने के बाद में उसका जो निडल है वो एक ग्राफ। अब दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं तुम्हें क्या कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ये जो डायग्राम्स बनाता हूँ, ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे इस समय दिख रहे होंगे, ये डायग्राम्स के बारे में कुछ लोगों को थोड़ी सी क्वेरीज मुझे सुनने को मिली थी कि ये डायग्राम के अंदर हार्ट जो है वो टेढ़ा क्यों है, ठीक है। तो हार्ट अब टेढ़ा ऐसा है कि भैया बचपन में तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भैया हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि हार्ट एक्चुअली सेंटर में होता है, बट वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। अब उसके अंदर कई लोग क्या समझते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड का टिल्ट होता है दैट इज़ लाइक दिस, यानी कि जो ऊपर का एट्रिया वाला जो एरिया है वो सारी चीज़ें लेफ्ट साइड टिल्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आंसर योरसेल्फ कि एट्रिया बड़े हैं या वेंट्रिकल्स बड़े हैं, विच इज़ मोर बल्कियर? आई सपोज एवरीवन इज सेइंग वेंट्रिकल्स आर मोर बिगर, मोर थिकर, मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर तक ब्लड को पुश करना है। एट्रिया को तो खाली नीचे वेंट्रिकल में धक्का मारना, उसका कोई खास काम नहीं है, ठीक है। नेचुरली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो ठीक है। तो अब वेंट्रिकल्स ज़्यादा बल्कियर और थिक होते हैं। तो ये जो अपना बल्कियर और थिकर पार्ट जो होता है ना वेंट्रिकल्स का नीचे वाला, वो एक्चुअल में लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, ठीक है। तो जैसा ये स्क्रीन पे तुम डायग्राम्स देख पा रहे हो, दिस इज द एपेक्स ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। जो वेंट्रिकल का एपेक्स होता है वो एपेक्स लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होता है, एंड इसकी वजह से अपन बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड है। एंड इसकी वजह से ये डायग्राम ऐसा है जिसके अंदर एट्रियस जो है वो ऊपर राइट साइड की तरफ पॉइंट करते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, वेंट्रिकल्स जो है वो तुम्हें लेफ्ट और डाउनवर्ड साइड पे पॉइंट करते हुए दिखाई देंगे। आफ्टर दैट दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अब अपन थोड़ी सी प्रॉपर ईसीजी की बात करना चालू करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट तुम्हारी पढ़ी हुई होनी चाहिए, कंडक्शन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो एक्शन पोटेंशियल्स है वो, इन दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं, ऊपर कहीं पे लिंक भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लेना। एक शॉर्ट रिविजन मैं तुम्हें यहाँ पे दे देता हूँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की। तो भैया अब जिसके अंदर हम सब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देखो, ये इनिशियली हमारा जो सेल था, यहाँ पे वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का एक्शन पोटेंशियल का डायग्राम बनाया हुआ है जो तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो। शुरुआत में ये रेस्टिंग पे था, रेस्टिंग स्टेट के अंदर इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, MP स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। शुरुआत में उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -90 मिलीवोल्ट। फिर अपन ने एक पॉइंट पे उसे स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस देने के बाद में वो धीमे धीमे अपने रेस्टिंग स्टेज से डीपोलराइज होना स्टार्ट किया, -70 पे हिट किया। -70 पे हिट करने के बाद में सोडियम चैनल्स खोले, फास्ट सोडियम चैनल्स थे तो एकाएक डीपोलराइज हो गया, ऊपर मस्त पॉजिटिव साइड पे चला गया वो। फिर उसके बाद में हमारे पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए, जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बाहर लीक आउट करना चालू हुआ, प्लस कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम ने अंदर आना चालू किया, और इन दोनों के बैलेंसिंग इफेक्ट से हमें प्लाटो फेज देखने को मिला। प्लाटो फेज के बाद में डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए और उनके थ्रू बहुत सारा पोटेशियम बाहर जाने लगा, एंड उसके बाद में हमारा रीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे रीपोलराइजेशन हो गया। सो दिस इज बेसिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल फाइबर एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ईसीजी की। अब ईसीजी के अंदर क्या है, ईसीजी के अंदर तुम लोगों को तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो तुम लोगों को एक बेसिक मैं दिखाता हूँ कि नॉर्मली तुम्हें ईसीजी कैसा दिखता है, वो तुमने देखा होगा। दिस इज़ ऑन योर स्क्रीन, वो जिसे अपन बचपन से ईसीजी देखते आ रहे हैं वैसा, ठीक है। इसके अंदर नेचुरली एक ग्राफ के बक्सों के अंदर होता है, उसके अंदर बना होता है। अब उसके अंदर तीन चीज़ें होती है जो तुम्हें समझने की ज़रूरी है। क्या?
इसके अंदर हम जो भी वेव्स देखेंगे, जो भी डायग्राम्स देखेंगे, मतलब जो भी उसके अंदर सेगमेंट्स बन रहे हैं, इंटरवल्स बन रहे हैं, छोटे वेव बड़े वेव, उन सब का एक मतलब है। उनके थ्रू अपने कौन से हार्ट के किस पार्ट को वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिलोंग करती है, वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कैसे? इस ईसीजी वेव्स के बारे में 3 चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। पहला तो उसका डिफ्लेक्शन कौन सी तरफ है, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे है। ठीक है। अब हम, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि भैया हम लोग गैल्वेनोमीटर्स यूज़ करेंगे। गैल्वेनोमीटर्स, अब जैसे मान लो कि ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये ऊपर मेरा निडल है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का ऊपर का जो ग्लास कवरिंग होता है उसे तोड़ देते हैं। उसे तोड़ने के बाद में उसका जो निडल है वो एक ग्राफ पेपर पे अटैच कर देते हैं। फिर वो नीडल जो भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगी, जो भी सब कुछ चीज़ें वो यहाँ पे कर रही होगी, और ये पेपर हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि पेपर हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव होता रहेगा और उस टाइम पे जो भी करंट्स डिटेक्ट हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारी नीडल ऊपर नीचे होगी। उसके थ्रू हमारा एक ग्राफ जनरेट होगा जिसे हम ECG कहते हैं। अगर वही अपन ब्रेन का या किसी का निकाल होंगे तो इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम EEG भी निकलता है, और इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी निकलती है, ठीक है। सो वो 3 प्रॉपर्टीज़ में एक तो हो गया डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी चीज़ होती है उसका एम्पलीट्यूड। देखो अगर छोटा सा टिश्यू है तो उस छोटे से टिश्यू से छोटा सा करंट जनरेट होगा, और छोटा सा करंट जनरेट होगा तो उसका एम्पलीट्यूड छोटा सा आएगा, ठीक है। जो निडल है वो थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे जाएगी, और अगर वो टिश्यू बहुत बड़ा है, बहुत थिक है, तो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, जो उसका डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर या काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगी। तो उसके एम्पलीट्यूड से अपने को पता चलता है टिश्यू का साइज़ क्या है, उसके बारे में आइडिया आएगा। फिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है कि जो जब डीपोलराइजेशन होता है तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आता है, सोडियम सेल के अंदर आता है, तो सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेल होगा तो क्या होगा, ये देखो, ये हमारा डीपोलराइजेशन का वेव यहाँ पे स्टार्ट हुआ ए पॉइंट पे, ठीक है। ये ए पॉइंट से अपना डीपोलराइजेशन का वेव स्टार्ट हुआ और वो बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव वेक्टर, यहाँ पे हम लोग जितने भी डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के जो कर्व्स होते हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं। मतलब कि भाई डीपोलराइजेशन यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ एक डीपोलराइजेशन का वेक्टर जा रहा है। अब क्योंकि डीपोलराइजेशन के टाइम पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं सेल, सो वी विल से कि यहाँ पे पॉजिटिव वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, A to B। अब पॉजिटिव वेक्टर अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली अब अगर पॉजिटिव वेक्टर हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा होगा तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ होगा। सिमिलरली रीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है, रीपोलराइजेशन के टाइम पे पोटेशियम बाहर जाता है, पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जाता है, यानी कि सेल क्या होता है, सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्योंकि सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहाँ पे ये जो वेक्टर जनरेट होगा वो एक तरीके से नेगेटिव वेक्टर हुआ, नेगेटिव वेव हुई। तो ये नेगेटिव वेक्टर अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ठीक है। बचपन में बेसिक मैथ्स अपन पढ़ते थे, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और अगर ऑल्टरनेट चीज़ें मिल रही है, यानी कि प्लस माइनस मिल रहा है, पॉजिटिव वेक्टर ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव वेक्टर ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उन दोनों ही सिचुएशन के अंदर नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा। आई होप वी आर क्लियर ऑन दैट, ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात अपने को क्या समझनी है हार्ट के अंदर, कि हार्ट के अंदर जो भी पॉइंट फर्स्ट डीपोलराइज हो रहा है वो लास्ट रीपोलराइज होगा। इसको एक डायग्राम में के थ्रू अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये वेंट्रिकल का ये जो मास है ना वो अपन देख पा रहे हैं। ये जो वेंट्रिकल का मास है ना इसे अपन ने काट के यहाँ पे हाईलाइट करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या देख पा रहे हैं, एक अंदर का इनर मोस्ट लेयर है एंडोकार्डियम, उसके बाद में एक मिडल लेयर है मायोकार्डियम, फिर उसके बाद में एक बाहर का लेयर है आउटर मोस्ट, दैट इज एपिकार्डियम। ब्लड सप्लाई कहाँ से कहाँ आ रही होती है, नीचे ये जो अपन ब्लू कलर में देख पा रहे हैं दैट इज अ ब्लड वेसल, ठीक है। ये ब्लड वेसल है और यहाँ से ब्लड अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम एपिकार्डियम टू मायोकार्डियम टू एंडोकार्डियम। अब अपने को पता है कि हार्ट कोई भी तरीके से रेस्टिंग टिश्यू नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे जो, अब जैसे ये पेंसिल, इमेजिन करो कि ये पेंसिल मेरी क्या बोलते हैं ब्लड वेसल है। अब जब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो उस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो मेरा इनर मोस्ट लेयर होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे, और उसकी वजह से जो इनर मोस्ट लेयर है उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी। और अगर उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी तो उसके पास में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस, मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलाइट सब आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे। इसके लिए उसका रिपोलराइजेशन बहुत लेट होता है कंपेयर टू दी आउटर मोस्ट लेयर, जिसके पास में सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं, उसका ब्लड सप्लाई अच्छे से चालू रहता है, तो वो फटाफट रिपोलराइज करना चालू कर देते हैं। एंड नॉर्मली तुमने अगर मेरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर तुमने ये भी देखा होगा कि भैया जो हमारे लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच होते हैं वो एकदम एंडोकार्डियम से अटैच होते, क्लोजली अटैच होते। जैसे इस डायग्राम में भी तुम देख पा रहे हो कि ये जो एलबीबी और आरबीबी है ना, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ये एकदम एंडोकार्डियम के पास में है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली अंदर वाली लाइन है, तो इनिशियली सिग्नल अंदर से चालू होता है डीपोलराइजेशन का। ऊपर ऐसे नोड से सिग्नल फायर करेगा, ऐसे नोड फायर करने के बाद में एवी नोड पे आएगा, एवी नोड के बाद में एलबीबी, आरबीबी, और उसके बाद में परकिंजे फाइबर्स के थ्रू पूरा का पूरा वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच एंडोकार्डियम से सिग्नल भेजेंगे एपिकार्डियम तक डीपोलराइजेशन के। फिर रीपोलराइजेशन पहले किसका होगा? रीपोलराइजेशन एपिकार्डियम का पहले होगा, उसके बाद में एंडोकार्डियम का होगा। ये सब कुछ तुम नहीं भी सुनोगे तो भी चलेगा, फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि हार्ट के अंदर जो भी सेल फर्स्ट टू डीपोलराइज होता है वो लास्ट टू रीपोलराइज होता है, सॉरी, ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट टू डीपोलराइज, लास्ट टू रीपोलराइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें कहा वही सब यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है। इफ़ पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा अगेन, और बाकी सब वो सिंपल मैथ्स है, प्लस माइनस वाली, ठीक है। तो डिफ्लेक्शंस अपन समझ चुके हैं। दूसरी चीज़ मैग्नीट्यूड के बारे में भी मैंने तुम्हें बताया। अगर कोई बल्कियर चीज़ है जैसे वेंट्रिकल्स है तो वेंट्रिकल्स में तुम्हारा मास ज़्यादा है तो उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई, किसी भी वेंट्रिकल की या किसी भी एट्रिया की अगर हाइपरट्रॉफी होती है तो नॉर्मली अगर उनका एम्पलीट्यूड यहाँ से सिर्फ इतना जा रहा होगा ना, तो नॉर्मल अगर इतना जा रहा है तो हाइपरट्रॉफी के बाद में वो ज़्यादा ऊपर जाने लगे। जितनी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होगी उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा वो, ठीक है। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मसल, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है बेसिक्स में, दैट इज़ कि जो वेव जब बन रहा है वो वेव पॉइंटेड टिप है या राउंडेड टिप है, ठीक है। अब जैसे देखो, एक पॉइंटेड टिप क्या होता है, एक ये हो गई पॉइंटेड टिप और ये एक ये हो गई राउंडेड टिप। तो अब हमारा जो पेज है, जो पेपर है, ईसीजी का पेपर है, वो एक कांस्टेंट स्पीड पे ऑल द टाइम चलता रहेगा। अब अगर मेरा कोई भी वेक्टर बन रहा है या कोई भी करंट डिटेक्ट हो रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो मेरी गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है अगर वो स्लो कंडक्शन हो रहा है किसी जगह पे, जैसे मान लो कि एट्रिया है, तो एट्रिया के अंदर रिलेटिवली स्लो कंडक्शन होता है। क्यों? उसका रीज़न मैं तुम्हें समझाता हूँ। एट्रिया के अंदर ऐसे नोड पे इम्पल्स जनरेट होता है, ऐसे नोड पे इम्पल्स जनरेट होने के बाद में मसल फाइबर्स के थ्रू आउट द एट्रिया वो हमारा इम्पल्स आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। अब मसल फाइबर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है? मसल फाइबर्स के साथ में प्रॉब्लम ये है कि मसल फाइबर्स का जो डायामीटर होता है वो डायामीटर थोड़ा शॉर्ट होता है, प्लस इनकी लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट होती है, ठीक है। सो ये लोग, अब जैसे परकिंजे फाइबर मैंने ऊपर बनाए हुए, तो परकिंजे फाइबर्स आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी थिक, ठीक है। परकिंजे फाइबर्स का डायामीटर भी ज़्यादा है और प्लस उनकी लेंथ भी ज़्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी मसल फाइबर्स की लेंथ शॉर्ट है और उनका डायामीटर स्मॉल है, ठीक है। प्लस जो गैप जंक्शंस है, वो गैप जंक्शंस भी मसल फाइबर्स के अंदर कम होते हैं रिलेटिवली। परकिंजे फाइबर्स जो अपने वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं उनके अंदर गैप जंक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से परकिंजे सिस्टम के थ्रू जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, जबकि एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है वो थोड़ा स्लो होता है।
तो अगर किसी का डीपोलराइजेशन स्लो हो रहा होगा तो वो नीडल मेरी धीमे धीमे ऊपर जाएगी और धीमे धीमे नीचे आ जाएगी, एंड बाय द टाइम मेरा पेपर निकल चुका होगा काफ़ी आगे, ठीक है। तो उसकी वजह से एक राउंडेड टिप वेव जनरेट होगा, ठीक है, और राउंडेड टिप वेव जनरेट होगा। जबकि अगर मेरा क्या बोलते हैं वो जैसे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, उसके अंदर मेरा जो डीपोलराइजेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है परकिंसर सिस्टम की वजह से। इसके लिए मेरी नीडल फटाक से ऊपर जाएगी और फटाक से नीचे आएगी। फटाक से ऊपर फटाक से नीचे जाने की वजह से क्या होगा, उसका पॉइंटेड टिप वेव जनरेट होगा, ठीक है। सो 3 बातें समझ ली अपन ने कि पॉइंटेड टिप और राउंडेड टिप कब कब होगा, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द कंडक्शन। अपन ने समझ लिया कि उसका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा कब होगा डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द टिश्यू। और अपन ने समझ लिया कि पॉजिटिव वेव कब आएगा, नेगेटिव वेव कब आएगा, यानी कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन कब होगा, ठीक है। अब यही सारी बातें यहाँ पे एक ये लिखी हुई भी है कि एट्रिया इज डीपोलराइज्ड बाय मसल फाइबर्स एंड वेंट्रिकल्स इज डीपोलराइज्ड बाय पर्किंसर फाइबर्स। सो अब डीपोलराइजेशन जो वेंट्रिकल्स का है वो फास्ट होगा, एंड जो स्पाइक है वो जनरेट होगा वेंट्रिकल के अंदर, पॉइंटेड टिप जनरेट होगी, जबकि एक राउंडेड ब्लंट वेव जनरेट होगी इन एट्रिया, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राउंडेड वेव एंड पॉइंटेड वेव, ठीक है। अब अपन एक एक करके हर एक जगह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की एक्चुअल वेव कैसे जनरेट होगी, उनके वेक्टर्स कैसे जनरेट होंगे वो भी देखते जाते हैं। तो पहले वेक्टर्स के बारे में समझते हैं कि हर जगह पे कौन से वेक्टर्स एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में जनरेट हो रहे हैं। तो पहले एट्रिया की बात करते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन की। अब एट्रियल डीपोलराइजेशन में क्या होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन में अपने सबको पता है कि ऐसे नोड जो होता है वो ऐसे नोड अपना राइट एट्रियम के पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल में होता है, ठीक है। अब राइट एट्रियम के पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल से अगर मेरा इम्पल्स जनरेट होगा तो वो मेरे थ्रू आउट द एट्रिया कुछ इस तरीके से फैलेगा, ठीक है। अब क्योंकि रिलेटिवली यहाँ पे तुम डायग्राम में भी देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ वेंट्रिकल मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड क्योंकि ये पोस्टीरियर सुपीरियर साइड पे लोकेटेड है ऐसे नोड, तो इसके जो सिग्नल्स आएंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ और टूवर्ड्स द लेफ्ट। इसके लिए इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर कैसा जनरेट होगा, यहाँ मैंने स्मॉल डायग्राम्स बनाया हुआ है, तुम देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है इसके लिए इसका टूवर्ड्स द लेफ्ट जनरेट होगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, एट्रियल डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर है वो लेफ्टवर्ड्स और डाउनवर्ड्स जाता है, ठीक है। उसका रीज़न बिकॉज सिग्नल ऐसे नोड से आता है जो कि राइट पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल पे लोकेटेड होता है, तो उसका जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट वेक्टर जनरेट होगा वो लेफ्ट और डाउनवर्ड्स में आएगा। फिर उसके बाद में अपना सिग्नल जाता है एवी नोड में। एवी नोड में क्या है भैया, अब देखो एक चीज़ समझो कि अपना एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, कैसा होगा। ये मैंने एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया और इससे पहले कि मेरा वेंट्रिकल फिल हो पाए वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल मिल जाएगा, तो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअल में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से हो नहीं पाएगा। इसके लिए अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड रहे और वेंट्रिकल सारे ब्लड को इजीली एक्सेप्ट करे, एंड फिर उसके बाद में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। इसके लिए भगवान ने क्या किया, एवी नोड डाल दिया। एवी नोड इज़ लाइक अ ट्रैफिक जैम, ठीक है। एवी नोड के अंदर जैसे कि इस डायग्राम में भी तुम देख पा रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं और इसके अंदर बहुत कम गैप जंक्शंस होते हैं, और इसकी वजह से इस छोटे से एवी नोड के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो ही नहीं रही है ऐसा हमें लगता है। बिकॉज पहली बात तो इस टिश्यू का मास जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, वो इतना सा ही होता है एवी नोड, प्लस इसका कोई कंडक्शन इतना स्लो है कि अपन कुछ इसमें अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। सो एंड इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, 0.1 सेकेंड का अराउंड का टाइम लग जाता है, बिकॉज छोटे छोटे सेल्स से छोटे से मतलब बहुत ही कम नंबर ऑफ गैप जंक्शन है, इसकी वजह से बहुत धीमे धीमे सिग्नल ट्रैवल करता है। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो एवी नोड का कोई वेक्टर जनरेट नहीं हो रहा है, ध्यान में रखना। फिर अपन बात करते हैं जब एवी नोड से सिग्नल अपना बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच के अंदर आएगा, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की बात करते हैं। सो आई होप कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बाकी मैं दे देता हूँ। ये वेंट्रिकल का सेप्टम है, ठीक है। दिस इज द सेप्टम ऑफ द वेंट्रिकल, दिस इज द एपिक्स ऑफ द वेंट्रिकल, एंड दिस इज द बेस ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है।
तो वेंट्रिकल, ये मान लो मेरा हाथ वेंट्रिकल है, जैसा कि तुमने डायग्राम में भी देखा, दिस इज़ द अपेक्स, दिस इज़ द बेस। कोई भी ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल का एक अपेक्स होता है और एक बेस होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो सिग्नल्स है वो सेप्टम के अंदर आएंगे। अब सेप्टम के अंदर भी क्या होता है, जो अपना लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच है, उसमें से जो राइट बंडल ब्रांच है ना, वो राइट बंडल ब्रांच एक फाइब्रस शीट से थ्रू आउट द सेप्टम इंसुलेटेड होता है, और उसके इंसुलेटेड होने की वजह से राइट बंडल ब्रांच में से कोई सिग्नल यहाँ पे सेप्टम के अंदर आता नहीं है। सिग्नल कहाँ से आता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो सेप्टम के लोअर पोर्शन में, यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े से मैंने गैप्स में से ब्लू कलर की सेप्टल ब्रांचेस निकाली है। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच के लोअर सेप्टल एरिया के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती है, उन ओपनिंग्स के थ्रू सेप्टल ब्रांचेस आती है जो पूरे सेप्टम को डिपोलराइज करेगी। सेप्टम क्या है, इसका नाम क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बिकॉज ये दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाली सेप्टम है, इसके लिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का ये डिपोलराइजेशन का वेक्टर कैसे जनरेट होगा, ये लेफ्ट के लोअर साइड से जनरेट क्या सिग्नल जनरेट हो रहे हैं एंड टुवर्ड्स दी अबव एंड राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो अबव और राइट वर्ड्स इसका वेक्टर जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं ये एट्रियल डिपोलराइजेशन का वेक्टर है जो नीचे आ रहा है और टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है। फिर ये अपना सेप्टल डिपोलराइजेशन का वेक्टर है। सेप्टल डिपोलराइजेशन अपना, क्योंकि वो एलबीबी के सेप्टल ब्रांचेस में से वो सिग्नल्स आ रहे हैं, इसके लिए वो टुवर्ड्स द राइट एंड अबव जा रहे हैं, ठीक है। सो वही यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, राइट बंडल ब्रांच थ्रू आउट द सेप्टम इज कवर्ड बाय फाइब्रस शीथ एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है उसके लोअर एंड ऑफ सेप्टम में से सेप्टल ब्रांचेस आती है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की। देखो सेप्टम तो रिलेटिवली छोटा टिश्यू है, अब अपन पूरी एपेक्स ऑफ वेंट्रिकल को और साइड के जो एरियाज है उन सबको डिपोलराइज करने की बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है, अब उसमें ये मेरा जैसे लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, अब वहाँ से सिग्नल इस तरीके से ट्रांसमिट होंगे थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल। तो उसकी वजह से रिजल्टेंट वेक्टर कैसे जनरेट होगा, अगर आपने पहले का एक वीडियो देखा तो तुम्हें पता होगा कि लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो थिक होता है कंपेरेटिव टू राइट। अब क्योंकि लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होता है, इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर जो जनरेट होगा वो टुवर्ड्स दी लेफ्ट जनरेट होगा, ठीक है। एंड नेचुरली सिग्नल डाउनवर्ड्स जा रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर कैसा आ रहा है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट एंड डाउन, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद में आते हैं अपने बेसल डिपोलराइजेशन के लिए। बेसल डिपोलराइजेशन कौन सा एरिया होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, दिस इज योर बेस, ठीक है। ये जो एरिया है ना, आई विल मार्क इट अगेन, दिस इज योर बेसल डिपोलराइजेशन, बेस ऑफ द वेंट्रिकल। अब यहाँ पे सिग्नल नेचुरली ऊपर की तरफ जा रहा है एंड टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, क्योंकि ओरिएंटेशन हमारे वेंट्रिकल्स का कैसा है, ऐसा है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड में यहाँ से मेरे थोड़ा थोड़ा जो ऊपर का बेस होता है वेंट्रिकल का वो डिपोलराइज हो रहा है। तो इन दोनों के डायरेक्शन कैसा हुआ, इन दोनों का डायरेक्शन अबव एंड टुवर्ड्स द राइट हुआ, ठीक है। सो ये जो फाइनल डायग्राम अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर सारे वेक्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं। दिस इज योर एट्रियल डिपोलराइजेशन का वेक्टर, दिस इज योर सेप्टल डिपोलराइजेशन का वेक्टर, दिस इज योर मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर एंड दिस इज योर बेसल डिपोलराइजेशन का वेक्टर, ठीक है। सबके डायरेक्शंस अपने को क्लियर है, टिश्यू की साइजेस का अपने को आइडिया है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं अब कहना चाहूँ तो तुम्हें ईसीजी के लिए ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि तुम्हें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन कब आएगा, उनका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, छोटा बड़ा कब होगा, एंड वो फास्ट कंडक्टिंग है या स्लो कंडक्टिंग है, तो उसकी वजह से उनका पॉइंटेड टिप आएगा या राउंडेड टिप आएगा। ये तीन चीज़ें तुम्हें पता है और तुम्हें बेसिक कंडक्शन ऑफ हार्ट पता है कि सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से बाद में आगे प्रोसीड करता है किस तरीके से, तो तुम पूरे ईसीजी को समझ जाओगे। इफ़ यू नो नाउ दिस ऑल द वेक्टर्स, तो तुम कहीं पे भी इलेक्ट्रोड्स लगा दो बॉडी के तो उसके थ्रू एक ग्राफ बना सकते हो। लेकिन हमें नॉर्मली 12 लीड ईसीजी अपने निकालते हैं किसी भी पेशेंट का, पर ठीक है तुम्हारे केस में अपने को 12 लीड ईसीजी की ज़रूरत नहीं, अपन खाली एक लीड को मेनली फोकस करके पढ़ेंगे, दैट इज़ लीड नंबर 2,
ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसके पहले एक देख लेते हैं, ये क्या है भैया, एट्रियल रिपोलराइजेशन इज नॉट सीन ऑन ईसीजी। ठीक है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने ईसीजी को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डायग्राम तुम देख पा रहे हो, नाउ इज द टाइम टू डिकोड इट। ठीक है, अब सबसे पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। अब एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से ये पी वेव जनरेट होता है। ठीक है, अब ये पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन मैंने तुम्हें बताया था कि एट्रियल डीपोलराइजेशन कैसा होता है, उसका कंडक्शन कैसा होता है, स्लो होता है या फास्ट होता है, स्लो होता है, रिलेटिव टू परकिंजर सिस्टम स्लो होता है। तो इसका जो वेव जनरेट होगा वो राउंडेड टिप होगा। एट्रिया कंपेयर टू वेंट्रिकल्स बड़ा टिश्यू है या छोटा टिश्यू है, छोटा टिश्यू है, तो इसका जो वेव होता है रिलेटिव टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो रिलेटिव टू वेंट्रिकल्स एट्रिया का जो टिप होगा वो राउंडेड होगा एंड एट्रिया का जो एम्पलीट्यूड होगा वो छोटा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ क्या है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज बाईपोलर लीड नंबर 2। बाईपोलर लीड नंबर 2 का एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपन कहाँ पे लगाते हैं, लेफ्ट फुट पे। ठीक है, लेफ्ट फुट पे लगाते हैं ताकि वो लेफ्ट लोअर ट्रंक की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो उसे रिकॉर्ड कर सके। सिमिलरली उसका एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी होगा नेचुरली, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपन कहाँ लगाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपन लगाते हैं राइट आर्म पे, मतलब एक्चुअली राइट रिस्ट पे लगाते हैं। राइट रिस्ट पे लगाने पे वो राइट साइड ऑफ द ट्रंक के जो भी अपने राइट अपर साइड ऑफ द ट्रंक के जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वो सारे पिक कर लेंगे। ठीक है, सो वी हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वी हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अपने को इलेक्ट्रोड्स की लोकेशन पता चल गई, वेक्टर्स अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर वेव्स बनाएंगे। अब एट्रियल डीपोलराइजेशन का ये जो तुम वेक्टर देख रहे हो, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर डीपोलराइजेशन का वेक्टर है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव वेक्टर है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, हाँ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। एट्रिया रिलेटिवली छोटे है तो उनका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, कम होगा। एट्रिया का कंडक्शन रिलेटिवली स्लो है तो उनकी टिप कैसी होगी, राउंडेड होगी। तो इन तीन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास में एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है एंड राउंडेड टिप वाला वेव है एंड छोटा वेव है। ठीक है, दैट इज योर पी वेव एंड दैट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद में करंट कहाँ जाएगा, एबी नोड में। एबी नोड में मैंने तुम्हें बताया कि बहुत छोटा सा टिश्यू होता है, प्लस उसके अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है कि अपना गैल्वेनोमीटर पिक नहीं कर पाता, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। सो द टाइम, जितने टाइम तक एवी नोड के थ्रू कंडक्शन हो रहा है उतने टाइम तक अपनी ईसीजी पे एक फ्लैट लाइन आएगी, जिसे अपन यहाँ पे ब्लू कलर से, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है ये। ठीक है, सो इसका नाम क्या है इस ब्लू लाइन का, जहाँ पे अपन एवी नोड से कंडक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज पी क्यू सेगमेंट या पी आर सेगमेंट, दोनों इसे कहा जा सकता है। प्रिफरेबली अपने इसे पी आर सेगमेंट कहते हैं कि पी वेव के एंड से लेके आर वेव के स्टार्ट तक, बिकॉज क्यू वेव कई लोगों में देखने को नहीं मिलता है। अपन समझ लेते हैं आगे और भी। अब क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है। सो क्यू, अब एवी नोड के बाद में किसका नंबर है, एवी नोड के बाद में नंबर आया सेप्टल डीपोलराइजेशन का। ठीक है, तो सेप्टल डीपोलराइजेशन के टाइम का वेक्टर कैसा जनरेट हो रहा है, जैसा कि अपन ने देखा, इट इज टुवर्ड्स दी राइट एंड अबव। ठीक है, अब राइट एंड अबव वेक्टर जा रहा है, यानी कि ये डीपोलराइजेशन का पॉजिटिव वेक्टर राइट एंड अबव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड जा रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव। वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्शन कैसा होता है, फास्ट होता है या स्लो होता है, फास्ट होता है, तो इसका वेव कैसा होगा, पॉइंटेड। अब क्योंकि नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो गया, पॉइंटेड वेव हो गया, और सेप्टम छोटा टिश्यू है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, छोटा ही होगा। सो दिस इज योर क्यू वेव, और ये एक्चुअल में इतना छोटा होता है कि कई लोगों में क्यू वेव बनता ही नहीं है। ठीक है, सो हाँ ठीक है, सो क्यू वेव के लिए क्लियर है। फिर अब उसके बाद में आता है आर वेव के अंदर क्या होता है भैया, आर वेव इज योर मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब वो अपन ने जैसे बनाया था, अपन क्या देख पा रहे हैं कि मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो वेव होता है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दी
लेफ्ट एंड डाउनवर्ड्स, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जा रहा है ये भी। तो ये पॉजिटिव वेक्टर अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। कंडक्शन कैसा होता है उसमें, फास्ट होता है, तो इसका पॉइंटेड वेव जनरेट होगा। एंड ये सबसे थिकेस्ट एरिया, बल्किएस्ट एरिया है, तो इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है। सो आर वेव रिप्रेजेंट्स योर मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेसल डीपोलराइजेशन। बेसल डीपोलराइजेशन जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, बेसल डीपोलराइजेशन के वेक्टर्स जो है वो टुवर्ड्स दी राइट एंड अबव जा रहे हैं, टुवर्ड्स दी राइट एंड अबव, टुवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड वहाँ पे अपन ने पॉइंट किया, यानी कि ये लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो उससे क्या, कैसा वेव जनरेट होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाला वेव जनरेट होगा। और क्योंकि ये छोटा टिश्यू है तो छोटा एम्पलीट्यूड वाला वेव जनरेट होगा, और क्योंकि कंडक्शन फास्ट है इसके लिए पॉइंटेड वेव जनरेट होगा। सो दिस इज योर QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स मेनली रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जिसके 3 हिस्से हैं, सेप्टल, मेजर और बेसल, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की पूरी एक्टिविटी को अगर अपन एक्शन पोटेंशियल के साथ में कोरिलेट करें तो यहाँ पे ये नीचे मैंने ये जो बनाया हुआ है दैट इज योर एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या देख पा रहे हैं, इसके अंदर अपन ये जो डीपोलराइजेशन वाला इनिशियल कर्व है, ये डीपोलराइजेशन का ये जो ऊपर जाने वाला स्पाइक है, ये तुम QRS के साथ में कोइंसाइड कर सकते हो, क्योंकि QRS भी डीपोलराइजेशन भी है, डीपोलराइजेशन ही है, और ये एक्शन पोटेंशियल का भी डीपोलराइजेशन ही है, जिसके अंदर तुम्हारा सेप्टल, मेजर और बेसल डीपोलराइजेशन हो रहा होगा। फिर उसके बाद में आता है एक प्लाटो फेज। तो जिस टाइम पे एक्शन पोटेंशियल का प्लाटो फेज होता है, यानी कि उस टाइम पे सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही होती है, नेट एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कैल्शियम उसके अंदर आ रहा होता है और पोटेशियम बाहर जा रहा होता है, वो सब हो रहा होता है, बट रिजल्टेंट कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। तो वैसे केस में अपने क्या कहेंगे भैया, वैसे केस में अपने कहेंगे कि भैया सेल ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली स्टेबल है। स्टेबल है तो स्टेबल सिचुएशन में कोई करंट जनरेट नहीं होता, कोई करंट जनरेट नहीं होगा तो भैया तुम्हारा गैल्वेनोमीटर एक फ्लैट लाइन देगा, तो वो हमें ये फ्लैट लाइन यहाँ पे रेड कलर में देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपने डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं और वो बहुत सारे पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं। अब वो जो चैनल्स होते हैं वो स्लो चैनल्स होते हैं। अब क्योंकि वो स्लो चैनल्स होते हैं तो नेचुरली इसका वेव कैसा होगा, राउंडेड वेव होगा। वेंट्रिकल्स बड़े हैं, थिक है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, हाइयर होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा होगा, राउंडेड वेव जनरेट होगा बिकॉज पोटेशियम स्लो कंडक्टिंग चैनल्स है। एंड अब रीपोलराइजेशन, उस टाइम पे पोटेशियम बाहर जा रहा होता है, यानी कि सेल नेगेटिव हो रहा होता है, यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स जनरेट हो रहे होते हैं रीपोलराइजेशन के टाइम पे। तो ये जो रीपोलराइजेशन का वेक्टर है, जो इस डायग्राम में तुम ग्रीन कलर से देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का ये जो नेगेटिव वेक्टर है वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव वेक्टर अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो कौन सा वेव जनरेट होगा, कौन सा डिफ्लेक्शन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, टी वेव रिप्रेजेंट्स योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जिसके अंदर तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा होता है, इसकी वजह से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है एंड स्लो होने की वजह से ब्लंट आता है, ठीक है। अब नेचुरल कॉमन क्वेश्चन है कि अपन ने एट्रियल डीपोलराइजेशन पढ़ा, एवी नोड के थ्रू कंडक्शन पढ़ा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पढ़ा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन पढ़ा, एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ गया। अब एट्रियल रीपोलराइजेशन भी क्या, जिस टाइम पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो रहा होता है ना, उस टाइम पे एट्रियल रीपोलराइज होता है। तो अब एट्रियल रीपोलराइजेशन का जो वेव है, जो करंट है, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के होते हुए उस टाइम पे जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का एनॉर्मस करंट क्रिएट होता है उस टाइम पे वो अपनी भी कोई छवि छोड़ पाए। इसका मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रियल रीपोलराइजेशन की एक्टिविटी छुप जाती है, वो अपने को इलेक्ट्रिकली ईसीजी पे देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मास्क्स इट, ठीक है। सो ईसीजी पे अपने कितनी चीज़ें पढ़ने हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एवी नोड के थ्रू कंडक्शन, सेप्टल डीपोलराइजेशन, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, बेसल डीपोलराइजेशन, प्लाटो फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द वेंट्रिकल, एंड लास्ट
वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे मेंशन भी की हुई है। पी वेव इंडिकेट्स योर एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू सेप्टल डीपोलराइजेशन, आर मेजर वेंट्रिकुलर, एस बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी इज योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं सेगमेंट्स की। देखो सेगमेंट, बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि सेगमेंट किसे कहते हैं। सेगमेंट इज समथिंग जिसके अंदर एक पॉइंट हो, फिर एक लाइन हो, फिर एक पॉइंट हो, यानी कि लाइन विथ 2 पॉइंट्स एंड नो वेव्स इन इट, ठीक है। उसके अंदर कोई वेव इंक्लूड नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे सेगमेंट अपने इस ईसीजी में कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं। एक तो ये सेगमेंट बन रहा है जिसे पीआर सेगमेंट कहते हैं, और एक ये सेगमेंट बन रहा है जिसे एसटी सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। वी हैव 2 सेगमेंट्स। अब पीआर सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है, मैंने तुम्हें बताया कि पीआर सेगमेंट वाली जो फ्लैट लाइन है वो इंडिकेट करती है कंडक्शन थ्रू एवी नोड, ठीक है। सिमिलरली एसटी सेगमेंट, मैंने तुम्हें बताया एसटी सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है। एसटी सेगमेंट इंडिकेट द प्लेटो फेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्लियर है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दैट पीआर सेगमेंट आफ्टर, ये अपन काउंट कहाँ से करते हैं, एंड ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू और आर वेव। क्यू वेव जिसके अंदर दिखती है उसके अंदर क्यू वेव तक कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर क्यू वेव नहीं होती है, पहली आर वेव ही होती है, तो उसके अंदर नेचुरली अपन आर वेव तक कंसिडर करते हैं। फ्लैट लाइन होनी चाहिए, कोई वेव्स नहीं होनी चाहिए, दैट इज योर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट डिनोट्स द कंडक्शन थ्रू ए बी नोड। सिमिलरली एसटी सेगमेंट की बात करते हैं। एसटी सेगमेंट कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होगा, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, इसके अंदर कोई वेव्स नहीं आएगी, यानी कि एंड ऑफ द एस वेव से लेके स्टार्ट ऑफ द टी वेव तक, ठीक है। जहाँ पे एस वेव खत्म हो गई वहाँ से लेके टी वेव के स्टार्ट तक। सो दिस रेड लाइन इज योर एस टी सेगमेंट, ठीक है। रेड लाइन इज दिस ईसीजी, ठीक है। सो अब वो क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट्स द प्लेटो फेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, एंड यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं हो रही होती, इसके लिए अपना गैल्वेनोमीटर एक फ्लैट लाइन देता है, ठीक है। लास्टली विल टॉक अबाउट इंटरवल्स। अब इंटरवल्स के अंदर क्या है भैया, पीआर इंटरवल है और क्यूटी इंटरवल है। अब पीआर इंटरवल क्या होता है भैया, अब इंटरवल्स जो होता है ना उसके अंदर वेव्स भी अपन इंक्लूड करते हैं। तो अब पीआर इंटरवल क्या कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट ऑफ द पी वेव से लेके स्टार्ट ऑफ द क्यू और आर वेव। क्यू और आर वेव मैं हर जगह पे बोल रहा हूँ, क्यू जिसके अंदर होगी उसके अंदर क्यू कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर नहीं होगी क्यू उसके अंदर आर वेव कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये जो इंटरवल हो गया हमारा वो कितना हुआ, वो इतना हुआ। पी वेव इंक्लूड हुआ और पी आर सेगमेंट इंक्लूड हुआ उसके अंदर। इसके अंदर आर वेव या क्यू वेव के स्टार्ट तक ही है, यानी कि क्यू और आर वेव इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो पी आर इंटरवल क्या क्या इंडिकेट करता है, एक तो एट्रियल डीपोलराइजेशन इंडिकेट करता है और कंडक्शन थ्रू एवी नोड इंडिकेट करता है। सो दिस आर द 2 थिंग्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय योर पी आर इंटरवल। फिर उसके बाद में क्या आता है, क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्या है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ टी वेव, ठीक है। इसमें क्यू और आर वेव के स्टार्ट से लेके एंड ऑफ टी वेव तक लेते हैं, यानी कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंक्लूडेड है, एस टी सेगमेंट कॉम्प्लेक्स इंक्लूडेड है और टी वेव इंक्लूडेड है। यानी कि क्या क्या आ गया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन आ गया, प्लाटो आ गया और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन आ गया, यानी कि वेंट्रिकल की कंप्लीट एक्टिविटी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। रिपोलराइजेशन, प्लाटो, डीपोलराइजेशन, सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स अबाउट द ईसीजी। इसके अंदर ज़्यादा कुछ अपन को नहीं पढ़ना है, खाली एक लीड नंबर 2 के जो इन्फरेंसेस है, इंटरप्रिटेशंस है, वो हमें याद रखने हैं। पी क्यू आर एस टी वेव्स क्या है, सेगमेंट्स क्या है, इंटरवल्स क्या है, कौन क्या इंडिकेट करता है, और वेक्टर्स वगैरह अगर आप लोग याद रखोगे तो वो आप लोगों को इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करके एनालाइज करने में, याद रखने में हेल्प करेगा। और दूसरे भी कोई लीड्स अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो कमेंट डाउन बिलो, एंड दूसरे किसी लीड को आप खुद से भी पढ़ रहोगे तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है अबाउट वेक्टर्स एंड एवरीथिंग तो तुम कोरिलेट कर सकते हो। बस खाली इलेक्ट्रोड की पोजीशन बदलेगी, उस इलेक्ट्रोड की पोजीशन के हिसाब से आपको ये याद रखना है कि भैया कि मेरा ये वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, उसके हिसाब से वेव्स बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।